आज हम लोग जो है क्लास 12 के पहले चैप्टर को कर रहे हैं बायोलॉजी का। और आज से हम लोग का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और पहला चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है उस पहला चैप्टर के अंदर है हम लोग के अंदर कि जीवों के अंदर जनन। कल हम इसके चार्ट के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि जीवों के अंदर अगर जनन करने की बात करते हैं तो जीवों के अंदर जो जनन होता है तो इस जनन का मतलब क्या होता है। तो इस जनन का मतलब था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है वो किस प्रकार से किसी भी जीव का एक कंटिन्यूअस जो होता है संतति का निर्माण हो पाता है। हम ये बात बताए थे कि जीवन के मूलधार में अगर जीवन का लक्षण बोलो तो लक्षण में ये जनन का अगर बात करें तो ये प्रमुख लक्षण नहीं है। हम लोग के पास पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन ऐसा बहुत सारा जो एक प्रमुख लक्षण होता है जीवन का, उपापचय की घटनाएं जो कि हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े थे, तो वो सारा एक प्रमुख लक्षण होता है। लेकिन जनन जो है वो प्रमुख लक्षण नहीं है। जनन सिर्फ और सिर्फ संतति को विकसित करने के लिए ही हमें किसकी जरूरत होती है? जनन की जरूरत होती है। और जीवों में ये जनन होने के कारण हमारे इस पृथ्वी के ऊपर जीव का विकास संभव हो पा रहा है। और कहते हैं कि जीवों के इस जनन के कारण जो होते हैं जीव लगातार जो होते हैं अपने आप को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं और एक पर्यावरण के अकॉर्डिंग जो है वो सही ढंग से इस पृथ्वी पे विकास कर रहा है। तो हम जब इस जनन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इस जनन के बारे में समझना होगा कि हमारे इस पृथ्वी पे जो हम कल बताए थे कि जीव जो है वो सिर्फ एक प्रकार का नहीं है। हमारे इस पृथ्वी पर जो जीव है वो जीव के अंदर बहुत ज्यादा विभिन्नताएं जो होती है वो देखने को मिलती है। जैसे हम लोग अपने आसपास का जब बात करते हैं तो हमारे आसपास बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म है। कुछ सूक्ष्म जीव है, कुछ वृक्ष है, वृक्ष में भी कुछ पादप है, हर्ब सर्ब ट्री है यानी झाड़ी है, कटीला कुछ वृक्ष होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें जीव के अंदर तो हम लोग के पास बहुत सारा सूक्ष्म जीव भी है, बहुत सारा जो होते हैं जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, प्रामेशियम है, युग्लिना है, अनेक प्रकार की जीव के अंदर विविधताएं हैं। और सभी जीव के अंदर जनन होती है और सभी जीव अपने उस कंटिन्यूटी को, अपने उस संतति को मेंटेन करके रखना चाहता है। और इसीलिए के हम इस चैप्टर को पढ़ने का काम करेंगे। चैप्टर के अंदर प्रमुख दो चीज के बारे में बताया गया है, एक है अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। तो इस सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज लिखा हुआ है जिसपे हमें ध्यान देना है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन को समझना है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा वो तुरंत पूछेगा। और जब इस चैप्टर के अंदर आप बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज आता है और वो चीज होता है जीवन अवधि। हम ये बात बखूबी जानते हैं कि प्रत्येक जीव केवल कुछ एक निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। इस पृथ्वी पर आज तक ऐसा कोई जीव नहीं आया है जो कि अमर हो सके, वो सिर्फ एक को छोड़ के, और वो है एक कोशिका। कौन? एक कोशिका। और उस एक कोशिका के अंदर का बात करें तो वो है जीवाणु। इस पृथ्वी पे जीवाणु के अलावा ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो कि अमर है। इस पृथ्वी पर जो भी जीव है वो सभी के सभी जीव जो है वो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि क्या करते हैं, एक निश्चित समय तक जीवित रहते हैं और निश्चित समय तक जीवित रहने के बाद वो कहीं ना कहीं अपने स्वर्ग लोक को सिधार जाते हैं। इवन जब हम लोग कहीं बात करते हैं तो हम लोग का भी एक निश्चित समय होता है। माँ के गर्भ से पलते हुए एक बार जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के उपरांत बताया जाता है कि एक सीमा तक 60 साल, 80 साल या 100 साल, यानी जब तक यमराज हमारे पास आ ना जाए तब तक हम क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। और यमराज आने के बाद फिर हम लोग भी स्वर्गलोक को सिधार जाते हैं। तो जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय होता है एक निश्चित समय जो होती है जिसके अंदर जीव का कौन होता है? जन्म। याद रखने वाली बात यह है कि माँ के गर्भ के समय जन्म का बात हम नहीं करते हैं। जन्म का मतलब होता है कब? जब हम पैदा ले लिए हैं तब। तो उस जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब अभी मान लो हम चल रहे हैं, रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी आया या कोई आया और कहीं ना कहीं हम अगर उसके चपेट में आ गए तो आने के बाद जो है वो अगर हम मरे तो उस मरने का मतलब प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। किसी बीमारी के कारण अगर हम मर रहे हैं तो वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं है।
तो बताया जाता है कि वो एक उस मृत्यु को हम इस बारे में जानते कि ये एक असमय मृत्यु होता है। कौन चीज? असमय, यानी वो मृत्यु का समय नहीं था, हम क्या हो गए, किसी कारणवश से मर गए। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक निश्चित उपापचय की घटना होता है, जो हम लोग पढ़े हैं। हम लोग के कोशिका को एक निरंतर जीवन काल तक जिंदा रहने का काम होता है, और उसके उपरांत जब हमारे शरीर के अंदर जो उपापचय वाली घटनाएं थी, मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा था, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जिस दिन रुक गया उस दिन जो हम लोग का मृत्यु होता है, तो हम कहते हैं वो एक प्राकृतिक मृत्यु है। तो यानी कब से कब तक प्राकृतिक मृत्यु, यानी जन्म से लेके जब तक प्राकृतिक मृत्यु ना हो जाए, यह काल उस जीव का क्या कहलाता है, जीवन अवधि को निरूपित करने का काम करता है। कुछ हमारे पास चित्र है जो 1.1 में दिया गया है, और उस 1.1 में जब चित्र दिया गया है तो उसके अंदर कुछ ऐसा जीव है जिसका जीवन काल एक निश्चित दिया गया है, और कुछ ऐसा भी जीव है जिसका जीवन काल नहीं है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें उसके बारे में सुनिश्चित करना होगा, लिखना होगा, बताना होगा। तो जब चित्र आएगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे देखते हैं कि लिखा हुआ है कि चित्र 1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है, और कुछ की जीवन अवधि जो है वहां पे दिखाई नहीं गई है। बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इन चित्रों को देखकर इनके बारे में पता लगाकर दिए गए रिक्त स्थान में तुमको उसके बारे में लिखना है, जो चित्र 1.1 में दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बताया गया है, क्या ये दोनों बात हमारे लिए एक्साइटिंग, रोचक और कौतूहल यानी थोड़ी जिज्ञासापूर्ण या समझने लायक यानी रोचक एवं कौतूहलपूर्ण नहीं है कि यह अवधि कम से कम 1 दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष तक हो सकती है। यानी ये सोचने के लिए कह रहा है कि हमारे ही इस पृथ्वी पर जो जीव है, उस पृथ्वी पर रहने वाले जीव का किसी का जीवन 1 दिन का है, और कोई जो ऐसा है जो पृथ्वी पे आता तो मरने का नाम ही नहीं लेता है। हमारे जैसे 4, 5, 6, 10 जनरेशन तक को भी देख सकता है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसी कौन सी घटना है जिसके कारण से किसी का जीवन काल सिर्फ 1 दिन का है और किसी का जीवन काल जो है वो हजारों वर्ष है? ऐसी कौन सी घटनाएं वहां पे हमें देखने को मिलती है? तो बताया जाता है कि रोचक और कौतूहलपूर्ण नहीं है कि यह अवधि कम से कम 1 दिन या फिर अधिक से अधिक यह हमारे लिए 1000 वर्ष भी हो सकती है। इसका मेन रीजन है कि उसके शरीर के अंदर होने वाली उपापचयी घटनाएं, उस जीव के अंदर जो एक लगातार कार्मिक परिवर्तन आती है, उसके शरीर के अंदर जो जीवन की एक प्रोसेस चलती है, उसके शरीर का बनावट ये चीज सुनिश्चित करता है कि उसका जीवन काल जो है वो 1 दिन का होगा, कि उसका जीवन काल उसका काफी लंबे समय तक होगा। और ये इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं कि इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है, और आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार साइज से संबंध नहीं है। जैसे मान लो अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 जीव है। एक है हमारे पास कौन सी? हाथी। और एक हमारे पास अगर बात करें जीव, तो दूसरा अगर कोई जीव है तो मान लो कछुआ। हमारे पास 2 जीव है, एक जीव जो है वो कौन सा है? हाथी, और दूसरा जो है वो क्या है? कछुआ। हाथी का जीवन काल अगर हम बात करते हैं तो वो हाथी का जीवन काल बताया जाता है कि हमारे पास 70 से 90 वर्ष की उम्र का होता है। जबकि अगर हम कछुआ का बात करें तो बताया जाता है कि लगभग 150 से 200 वर्ष तक जिंदा रहता है। अब समझने वाली बात यह है कि हाथी उतना ज्यादा विशाल होके, हाथी का साइज जो है वो इतना ज्यादा विशाल होने के बाद वो कछुआ जिसका साइज हाथी के मुकाबले में बहुत कम है, आखिर इसका जीवन काल 150 से 200 वर्ष तक होता है। जबकि अगर हाथी का बात करें तो उसका जीवन काल मात्र कितना? 70 से 90। यानी ये नहीं है कि जो ज्यादा शक्तिमान होगा, जो ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो खलीफा होगा, उस खलीफा का जीवन काल ज्यादा दिन का होगा। ये कहीं भी लिखा हुआ और कोई ये सुनिश्चित वाली बात नहीं है। यानी साइज पे जीवन का अवधि नहीं है, जीवन का अवधि है उसके शरीर के अंदर होने वाले काय की, उसके शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक घटना पे।
जिसके अंदर रासायनिक घटना स्लो होगा वो जीवन का लंबा समय तक जी सकता है, और जिसके अंदर रासायनिक घटना तेजी से होगा उसका जीवन काल बहुत कम समय का हो सकता है। यानी कहने का मतलब कछुआ जो होते हैं वो सरल होते हैं, इसके अंदर जो अगर मेटाबॉलिक बात करें, ये मेटाबॉलिक हाथी के मुकाबले में कई ज्यादा बेहतर होता है और ज्यादा दिन तक चलता है, जिसके चलते कछुआ जो है लंबे समय तक जीता है, जबकि हाथी जो है वो कम समय तक जीता है। तो याद रखना कि इसका मतलब जो ज्यादा शक्तिशाली है वो ज्यादा दिन तक जीवन नहीं जी सकता है। और बताए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ कि साइज से संबंध नहीं है। कौवा और तोता का ही हम बात कर ले। जब कौवा का बात करते हैं तो बताया जाता है कि कौवा का जीवन जो है वो मात्र 15 वर्ष है, जबकि तोता के मुकाबले में अगर बात करें तोता का जीवन कम से कम 40 वर्ष होता है, 140 वर्ष होता है। तो अब यहाँ पर अगर बात हम करें तो तोता 140 वर्ष कौवा के मुकाबले में कितना छोटा है, तो जबकि तोता का जीवन काल जो है कौवा के मुकाबले में ज्यादा होता है। यानी साइज पर किसी भी जीव का मतलब जीवन काल नहीं है कि अगर साइज ज्यादा दिन का है तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे, ऐसा सुनिश्चित नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि आकार में कोई अंतर नहीं होता है, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर है। ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष के जीवन अवधि पीपल के वृक्ष के तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी ये बार बार इस चीज का इंडिकेशन देना चाह रहा है कि जीवन काल का यानी जीवन अवधि का साइज से कोई भी मतलब नहीं है। जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव मृत्यु सुनिश्चित है और एक दिन मरना उसका तय है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। अब ये लाइन जो है, इस लाइन को हम समझते हैं कि क्या बोला गया है कि अगर हम बात करें किसका, एक कोशिकीय का, तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो उसका मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु निश्चित नहीं है। कैसे? देखो हमारे पास ये एक जीवाणु, एक कोशिकीय जीवाणु है, और एक कोशिकीय जीवाणु का जब जनन का बात हम करते हैं तो जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अब जब इसका जनन विखंडन के द्वारा होता है तो इस विखंडन के दौरान इस जनन के अंदर देखते हैं तो इसका कोशिका जो होता है वो एक निश्चित समय तक क्या करता है, वृद्धि करता है, और फिर उसी कोशिका से दो अलग अलग कोशिकाएं जो होती है वो विभाजित हो जाती है। दो अलग अलग कोशिकाएं क्या होती है, विभाजित हो जाती है। ये पहला जनक कोशिका है। ये कौन सा कोशिका है, जनक। ये जनक कोशिकाएं एक निश्चित आकार तक वृद्धि किया, और वृद्धि करने के बाद फिर इसके अंदर क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। और विभाजन जो होता है वो कैसा होता है, द्विखंडन हो सकता है या बहुखंडन हो सकता है। अब द्विखंडन हुआ तो ये शरीर ही क्या हुआ, यहाँ पर ये शरीर दो भागों में यहाँ पर बट गया। ये शरीर दो भागों में, क्या इस शरीर का मृत्यु हुआ? क्या ये शरीर जो है नष्ट हुआ? ये शरीर का सिर्फ क्या हुआ, ये शरीर का ये हुआ कि विखंडन हुआ। यानी इसका मतलब इस पार्ट्स में, इस संतति के अंदर इसका भी भाग है और इस संतति के अंदर इसका भी भाग है। क्या ये जो है कभी सुनिश्चित होकर मरा? नहीं मरा। फिर आगे ये भी वही काम करेगा, ये भी अपने आप को यहाँ पर क्या करेगा, विखंडित करेगा। ये भी यानी इसका भाग इसमें भी आया, इसका भाग इसमें भी आया। क्या ये निश्चित समय में मरा? नहीं मरा। और जब ये नहीं मरा तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका प्राकृतिक कहीं ना कहीं मृत्यु है? इसका कोई भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। इसलिए क्या हम बोलते हैं कि एक कोश के जीव जो होती है वो इस पृथ्वी पे क्या है, अमर है। इस पृथ्वी पे क्या है, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अमर है। और हम क्यों कहते हैं कि कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है? तो इस विभाजन के कारण, क्योंकि उसका शरीर जो हुआ है वो मरता नहीं है। उसका शरीर जो होता है वो अपने आप में क्या कर लेता है, विभाजन करता है। और इसलिए हम बोलते हैं कि उसके प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता। इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों, पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीशीज, विभिन्न जाति की विशाल संख्या क्या है, विद्यमान है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि हमारे पेड़ पौधा और पशु पक्षी अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हमारे इस पृथ्वी पर लंबे समय से मतलब अपने संतति को अस्थायी करते हुए आ रहा है।
किसी के अंदर कुछ मात्रा में वृद्धि हुआ है तो कुछ मात्रा में कमी है, लेकिन फिर भी हमारे इस पृथ्वी पर पेड़ पौधा और अगर बात करें तो पशु जो है वो विभिन्न प्रकार से मौजूद है। और बताया जाता है कि जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी है जिनसे यह निरंतर सुनिश्चित होता है। हाँ, यह हम जनन का उल्लेख कर रहे हैं जिसे हम निश्चित मानते हैं। यानी ये क्या कह रहा कि हमारे पृथ्वी पे पादप और पशु पक्षी के विभिन्न जो स्पीशीज इस पृथ्वी पर विशाल संख्या विद्यमान है, वो किस क्रिया के द्वारा? तो वो जनन क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा वो सुनिश्चित है? वो जनन के द्वारा वो सुनिश्चित है। और इसी के कारण बताया क्या जा रहा है कि हम इस चीज को जानते हैं कि कंटिन्यूअस संतति जो है मरने से पहले अपने जैसे संतति को इस पृथ्वी पर छोड़ के जाते हैं, जनन करके जाते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया के द्वारा ये जनन जो है वो क्या है? निश्चित है। इस प्रक्रिया के द्वारा हमारे इस पृथ्वी पे हमारा वंश जो है वो स्थिर है। इसी प्रक्रिया के द्वारा इस पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी जीव है वो अपने आप को सुनिश्चित कर पा रहा है कि हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर कौन कौन सा जीव है? हाथी का बोले अभी कितना? हाथी का अगर बोले तो 70 से 90। गुलाब के फूल का बात करते हैं तो लगभग 10 से 15 वर्ष होता है। कितना होता है? 10 से 15 वर्ष। कुत्ता का अगर बात करें तो लगभग 25 वर्ष होता है। कितना होता है? 25। तितली का 1 से 2 हफ्ता दिया हुआ है। कौवा का 15 दिया हुआ है। केला का अगर हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि 15 वर्ष के उम्र का ये केला होता है। लगभग है, याद रखना, एग्जैक्ट नहीं है। जब गाय का बात करते हैं तो गाय बताया जाता है कि हमारे पास लगभग ये भी कितना 45 से 50 25 इतना के आसपास रहता है। जब तोता का बात करते हैं तो कितना होता है? 140 वर्ष। ये गाय जो है 45 से बहुत कम रहता है, 25 से सबके आसपास रहता है। कितना होता है? 5 स्त्री के आसपास रहता है। मगरमच्छ जो है वो कितना है? 60 साल। घोड़ा का अगर हम बात करते हैं तो घोड़ा जो होता है वो 30 से 40 वर्ष की उम्र तक, कितना? 30 से 40 वर्ष। फल मक्खी का अगर हम बात करते हैं तो फल मक्खी जो है वो लगभग बताया जाता है कि 1 से 4 माह तक क्या होता है? ये जिंदा रह सकता है। धान का बात करते हैं तो 4 से 6 महीना तक रहता है। कछुआ का बात करते हैं तो 100 से 150 है। और बरगद का बात करते हैं तो लगभग कितना होता है? 200 वर्ष होता है। तो इस पृथ्वी पर यानी विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास जीव है, उन भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के अंदर जो जीवन काल है वो भिन्न भिन्न प्रकार से है। और ये भिन्न भिन्न प्रकार से इसलिए है इसके जीवन के अंदर जो कोशिका का उपयोग किया गया है या इसके अंदर जो उपापचय क्रिया, कौन सा क्रिया? कौन सा? जनन के बारे में हम बात करेंगे कि जीवन के अंदर, जीवों के अंदर जो जनन जो है वो जीवों के अंदर जनन किस प्रकार से है। जब हम इस घटना के बारे में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में, किसके रूप में? जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को क्या करता है? जन्म देता। यानी जनन का ये परिभाषा हो गया। जनन का ये क्या हुआ? जिसके अकॉर्डिंग ये कहना चाहता है कि अगर हम मनुष्य है तो हम मनुष्य अपने जैसे एक छोटे से जीव को क्या करेंगे? जनन करेंगे, यानी उसको जन्म देने का काम करेंगे। तो क्या हुआ? वो हमारा जनन हुआ और संतति में फिर वृद्धि होती है। वो जो पैदा लेगा छोटा सा जीव, उसके अंदर क्या होगा? वृद्धि। वृद्धि होने के बाद उसके अंदर फिर क्या आएगी? परिपक्वता। यानी फिर वो मेरा बेटा मेरे जैसा हो जाएगा और मेरे जैसा होने के बाद उसके अंदर फिर से युग्मक बनने की क्रियाएं होगी और फिर उसके बाद वो एक नए संतति को क्या करेगा? जन्म देगा। फिर वही काम, यानी जो काम हम अपने जीवन काल में कर रहे हैं वही क्रियाएं हमारे द्वारा जन्म दिए गए बच्ची के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। फिर उसके अंदर भी वही क्रियाएं मिलेगा और यही क्रियाएं परस्पर निरंतर चलते रहती है, जिसके कारण हम उसको किसके नाम से जानते हैं? जनन के नाम से जानते हैं। और यही वो क्रिया है जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर जीव जो है वो कंटिन्यूअस क्या रह पा रहा है? मेंटेन रह पा रहा है। कोई भी जीव जो अपने वंश को बनाए रख रहे हैं।
तो यानी कहने का मतलब जन्म के बाद वृद्धि, परिपक्वता और फिर नई संतति को जन्म देती है। और इस प्रकार से एक चक्र चलता रहता है, जन्म का, वृद्धि का, परिपक्वता का, फिर बच्चे को जन्म का और फिर मृत्यु, फिर कहाँ तक? मृत्यु तक। बताया जाता है कि जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में नियंत्रण बनाए रखती है। आप इस चीज को और बेहतर ढंग से हम किस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे? बायोलॉजी के 5वां चैप्टर। बायोलॉजी के 5वां चैप्टर में ये क्लैरिटी आएगा कि किस प्रकार से हमारे शरीर का वो अणु जो हमारे वंश के लिए जरूरी है। 5वां चैप्टर में हम इस बात को देखने का काम करेंगे कि उस अणु के जाने के बाद भी कैसे हमारे ही संतति एग्जैक्ट हमारे जैसे नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलता है। जैसे हम लोग का जो माँ बाप था, उस माँ बाप से हम कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सा भी क्या है, अलग है। यानी इस चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आनुवांशिकता और विविधता किस प्रकार से। इस चैप्टर को हम किसमें पढ़ेंगे? अध्याय 5 में। किस प्रकार आनुवांशिक विविधता जनन के दौरान सृजित होती है और ये वंशागत होती है, यानी हमारा वो चीज उसके अंदर भी स्टोर रहता है और फिर उस प्रकार से वो क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। इस चीज को हम देखने का काम करेंगे। जीव विज्ञानीय संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणता यानी बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी विधि विकसित करता है। यानी हम जैसे जनन करने का काम करते हैं, उसी प्रकार से और भी जीव ये जनन करने की कार्य करता है। और बोला गया कि जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसके वास, उसका आंतरिक शरीर क्रियाएं, विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से इस चीज के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। यानी जनन के बाद जनन करने के लिए उसका वास स्थान का होना, उसके आंतरिक शरीर का मतलब हमारे शरीर के अंदर की रचनाएं, क्रिया, विज्ञान और अन्य कई समूहक कारक जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। और जनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, जो एक अथवा 2 जीवों के बीच भागीदारी पर क्या रहती है? आधारित रहती है। जब संतति की उत्पत्ति एक जनक के द्वारा यानी युग्मक के द्वारा होता है, गैमिट के निर्माण के भागीदारी के साथ होता है, तो हम इसको क्या भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में होता है तो हम जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। और जो अब 2 जनक विपरीत लिंग वाले होते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों का युग्मक अलग अलग होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? यानी लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा अलग अलग, नर और मादा, और नर और मादा के अंदर किसका निर्माण होगा? युग्मक का निर्माण होगा। जबकि अलैंगिक के अंदर नर मादा एक ही शरीर में होगा और वो जो जनन करेगा उसके अंदर कौन सी का होगा? युग्मक का अनुपस्थित रहेगा। युग्मक का क्या होगा? अनुपस्थित, यानी युग्मक उसके अंदर नहीं बनता, युग्मक उसके अंदर नहीं बनता। बात समझ में आया? इसको थोड़ा देर रोको, हम रोकने का बात जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि हमारे पास जनन जो होता है कि जनन जो होता है, वो जनन हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी यानी संतति के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जनन का प्रयोग करते हैं। और अपने ही जैसे जीव जो होता है, कोई भी जो जीव है वो अपने ही जैसे जीव को जन्म देने का काम करता है। ऐसा नहीं होता है कि मानव जो होता है वो बकरी को जन्म देता है और बकरी जो होता है वो सांप को जन्म देता है। ऐसा नहीं होता है सांप जो होता है वो भालू को जन्म देता है, भालू जो है शेर को जन्म दे देता है। अगर ये चीज होता तो फिर हमारी इस पीढ़ी पे जो ये अलग अलग जाति है, इस जाति के अंदर जो भिन्नता है कि मनुष्य ऐसा होता है, सांप ऐसा होता है, कुत्ता वैसा होता है, बकरी वैसा होता है, ये जो अलग अलग प्रकार की जीव है। और फिर ये भी बात कर पाते हैं कि किसका बाप कौन है, किसका माँ कौन है, कौन बच्चा किसका है। ये जो चीज है ये चीज नहीं रह पाता और हमारी इस पृथ्वी पर जो जीव विविधता वो जीव विविधता रहता ही नहीं। इसलिए के हमारे, और दूसरी बात कि हमारे अंदर जो वो अनुवांशिक का बात करते हैं, यानी वो अणु जो वंश को बढ़ाने के लिए, वो अणु जो वंश के लिए जरूरी होता है, वो भी सभी जीव के लिए क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये भी चीज सुनिश्चित हुआ। दूसरा बात अगर हम बात करते हैं तो जनन के अंदर हम ये बात पढ़े कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन का बात करते हैं तो अलैंगिक जनन के अंदर नर और मादा अलग अलग नहीं रहता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है।
जबकि अगर लैंगिक का बात करते हैं तो इसमें नर और मादा और जो युग्मक जो होता है, गैमेट जो होता है, वो भी बनता है। अलैंगिक के अंदर युग्मक का स्थानांतरण भी नहीं होता, युग्मक बनबे न करता तो अलवा उसका स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण का मतलब एक जगह से दूसरा जगह, यानी इसके अंदर स्थानांतरण नहीं होता है। जबकि अगर इसके अंदर का बात करेंगे, किसके अंदर, लैंगिक के अंदर का बात करेंगे, किसके अंदर, तो युग्मक का स्थानांतरण होता है। नर और मादा अलग होते हैं, एडवांस होते हैं और विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। किसके अंदर, लैंगिक जनन के अंदर। किसके अंदर, और अलैंगिक के अंदर ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। अब है हमारे पास क्या, लैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में, किसके बारे में, लैंगिक जनन के बारे में, सॉरी अलैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में, तो जैसे ही हमारे पास बोलो अलैंगिक आया तो और का मतलब कि इसके अंदर नर और मादा अलग अलग, नर और मादा एक ही साथ है। इसके अंदर अलैंगिक। दूसरी बात, अलैंगिक जनन के अंदर जैसा जनक एग्जैक्ट उसी का कॉपी उसका बाल बच्चा, एग्जैक्ट सब चीज से, अनुवांशिक रूप से, शारीरिक रूप से, आंतरिक संरचना के दृष्टिकोण से, तीनों के तीनों रूप से, अनुवांशिकी, शारीरिक संरचना, कायिकी संरचना, जितना भी बात करेंगे हर एक रूप से अलैंगिक जनन के अंदर उसका जो संतति होगा, कौन सी संतति जो उसका होता है वो क्या होता है, अपने किसके तरह, माँ बाप के समान ही होता है। यानी संतति जो होता है वो किसके समान होता है, एग्जैक्ट माँ बाप की तरह। लिखा हुआ है कि इस विधि में एक सिंगल जीव के द्वारा, किसके द्वारा, एक एकल जीव के द्वारा संतति का उत्पन्न करने की क्या होती है, इसमें क्षमताएं होती है। माँ बाप अलग अलग नहीं है, बात भी वाजिब है, सोचने वाली बात है। इस पृथ्वी पर जब जीव जन्म लिया होगा तो क्या वो इतना ज्यादा एडवांस हुआ कि उसका शरीर नर और मादा करे, नहीं। उसका शरीर इतना सूक्ष्म था कि जो हमारे आंख से दिखाई भी नहीं देता। तो वाजिब बात है कि उसका दो अलग अलग कैसे स्पीशीज होगा, यानी नर अलग मादा अलग, फिर युग्मक का बनना, शरीर भी तो उसके लिए उतना बड़ा एडवांस होना चाहिए। तो शरीर उतना एडवांस नहीं है। शरीर जब उतना एडवांस नहीं है तो उसके अंदर वो चीज हमें देखने को नहीं मिला। इसलिए तो जन्म का सबसे सिंपल तरीका है कौन सा, विखंडन का, उसका, और उस विखंडन के अंदर हम इस चीज को देखते हैं कि उस पृथ्वी पर जो जीव है वो जीव किस रूप में अपने शरीर का विभाजन करने का काम करता है। तो कहते हैं कि संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है एक ही शरीर के द्वारा। इसके परिणाम स्वरूप संतति उत्पन्न होती है, वो केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं, अपने जनक के एकदम कौन चीज समान। किस रूप में, अनुवांशिकी रूप में, आंतरिक संरचना के दृष्टिकोण से, कायिकी संरचना के दृष्टिकोण से, हर एक शरीर, हाँ हर एक दृष्टिकोण से वो किसके तरह होता है, अपने जनक के समान होता है। और बोला गया कि क्या यह संतति अनुवांशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होता है, एक समान होता है। आकारिक अथवा अनुवांशिक रूप में एक समान जीवों के लिए एक शब्द यूज किया गया है, कौन सा, कौन सा, क्लोन शब्द का मतलब कि जब हम अपने बच्चा, हमर बच्चा सेम हमर कॉपी भलो न, तब वो भै गलो हमर क्लोन। यानी जैसे एक मूवी के अंदर क्लोन तैयार करने की बात थी, किसके अंदर, क्रिस 3 के अंदर, जिसके अंदर ऋतिक रोशन का क्लोन तैयार करना चाह रहा था कौन, विवेक ओबराय। और सोचता था कि अगर हम ऋतिक रोशन का क्लोन बना लेंगे तो जितना कम ऋतिक रोशन करता वो सारा का सारा क्लोन के द्वारा हम करवाएंगे और पूरे इस ब्रह्मांड को हम अपने वश में कर लेंगे। बेचारा का मुमकिन नहीं होगा। दूसरी बात, मनुष्य का भी क्लोन तैयार हो सकता है, लेकिन हम इसके लिए सक्षम नहीं है। हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो वैज्ञानिक है, ये इस चीज के लिए कहीं ना कहीं कौन चीज है, रोक के लगाए रखा हुआ है, इसको पारित करने का काम नहीं दिया। तो बताया क्या गया है कि क्लोन शब्द का मतलब होता है क्या, कि हम हर एक एंगल से, अनुवांशिक रूप से, आर्थिक संरचना के दृष्टिकोण से, कायिकी संरचना के दृष्टिकोण से, रासायनिक दृष्टिकोण से, हर एक
एक जैसा हम किसके समान रहेंगे? संतति जो होगा वो अपने जनक के समान होगा। किसके तरह होगा? जनक और संतति एकदम क्या होगा? समान होगा। तो हम उस जीव को उसका क्या बोल देंगे? क्लोन बोलेंगे। जैसे पेड़ पौधा जो होता है वो हमेशा अपना क्या तैयार करता है? क्लोन तैयार करता है। क्या तैयार करता है? यानी पेड़ पौधा के अंदर हम कभी नहीं बोल सकते कि हे पेड़ पौधा जो इसका माँ बाप है। सभी जो गुलाब का फूल है वो सभी का गुलाब का फूल हर एक एंगल से एक ही जैसा होता है। हम कभी उस दोनों के अंदर भिन्नता नहीं देख सकते हैं। हम किसी भी आम वृक्ष को देख के ये न बता सकते कि इसका माँ बाप कौन है, ये किसके समान है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उस समय जो होता है वो एक समान यानी अपने माँ बाप जैसा माँ बाप वैसा ही संतति होता है। हम उसके लिए कौन सा यूज करते हैं शब्द को? किन शब्द को यूज करते हैं? फिर आगे बताया गया कि आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन को हम विस्तृत रूप से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, देखेंगे। और अलैंगिक जनन समान रूप से एकल जीव यानी सिंगल अलैंगिक जो होता है वो किसके अंदर? तो जो एक कोशिका से बना हुआ जीव है ना उसके अंदर, और किसके अंदर? पेड़ पौधा के अंदर। उसके बाद और किसके अंदर? जीव जो अपेक्षाकृत कैसा जीव है? कैसा जीव है? उसके अंदर ये पाया जाता है। और प्रजीव तथा एक केंद्रीय जीव। कौन चीज? हाँ, प्रजीव तथा एक केंद्रीय जीव। जैसे कि हम बात करते हैं किस जगत का? तो प्रोटिस्टा का। मोनेरा में जनक कोशिकाएं दो भाग में विभक्त होकर नए जीवों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। यानी एक पेरेंट्स कोशिका और वो पेरेंट्स कोशिका जो है दो अलग अलग टाइप के बच्चे को क्या किया? दो बच्चे को जन्म दिया, दो संतति को जन्म दिया। ये दोनों आपस में जो समान है सो है ही, लेकिन ये किसके जैसा है? माँ बाप के जैसा है। इसका मतलब ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा? कॉपी कहलाएगा, क्लोन कहलाएगा। तो नए जीवों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। जो चित्र 1.2 के अंदर दिया है, अंततः इन जीवों के अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। अब हम तुमको इससे पहले बताए थे समसूत्री कोशिका विभाजन। और जब समसूत्री कोशिका विभाजन के अंदर का बात करते हैं तो बताया जाता है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? समान होता है। मान लो इसके अंदर अगर क्रोमोसोम का नंबर 20 है तो इसके अंदर भी क्रोमोसोम कितना आएगा? इसके अंदर भी क्रोमोसोम कितना आएगा? यानी समान सूत्र। सूत्र का मतलब बताए थे क्रोमोसोम। समान का मतलब एक समान, यानी इसमें 20 तो इसमें भी कितना? 20। तो इस प्रकार के विभाजन को हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। और ये जो एक कोशिकीय जीव के अंदर देखने को मिलता है वो कैसा? समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। और बोला जाता है कि बहुत सी एकल कोशिकाएं जीव द्विखंडन से उत्पन्न होता है। कौन सी के द्वारा? अच्छा, एकल कोशिका का मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक कोशिका ऑर्गेनिज्म। किसके द्वारा? द्विखंडन के द्वारा वो विभक्त होता है। द्विखंडन का मतलब अपने शरीर का दो खंड करता है, उत्पन्न होता है, जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाता है। और प्रत्येक भाग जो होते हैं वो किसके तरह? वयस्क का मतलब जवान, यानी जैसा माता पिता होता है उसी के रूप में वो कौन सी करता है? तीव्रता से। कौन सी करता है? क्या करता है? तीव्रता पूर्वक क्या करते हैं? वो वृद्धि करते हैं। अब वो बात यहाँ पे और समझने वाली बात है। और वो समझने वाली बात क्या है? जितने भी छोटे जीव होते हैं ना उसका रिप्रोडक्शन रेट अत्यधिक होता है, लेकिन डेथ मरने का समय कम होता है। मरने का समय यानी जन्म लियो मर लियो, जन्म लियो मर लियो, जन्म लियो मर लियो, इसी रूप में वो आगे बढ़ता है। जीवाणु सब बहुत तेजी बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि करता है, लेकिन बहुत जल्दी क्या होता है? लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जितना जन्म लेता उतना बचता नहीं है। अगर बच जाता तो फिर हम लोग का यहाँ पे रहना असंभव हो जाता। 1 मिनट में वो इतना ज्यादा अपने अति को बढ़ा सकता है। अगर सभी जिंदा रह गया और वो जनन करे और रह जाए तो इस पृथ्वी पर 1 मिनट के बाद उसका प्रत बन जाएगा पूरे पृथ्वी पे। इतना तेज रेट से वृद्धि करेगा। तो बताया जाता है कि वो बहुत तेजी पूर्वक से वृद्धि कर जाता है। और उदाहरण के तौर पे हम अमीबा और परामेशियम को देख सकते हैं। ये सिंगल कोशिका का बना हुआ सेल होता है। ठीक, आज ये तक दे दो।